अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई आगे बढ़ती हुई, इसमें मौलाना भी क्या शामिल हो रहे हैं। बड़ी सख्त तकरीर मौलाना की कल की जलसे में। तो मौलाना ने 9 मई को ये जलसा रखा और उसके बाद उनकी जो तकरीर थी उसके अल्फाज तो हम दोहराएं भी तो हमारी ज़बान जलना शुरू हो जाती है। जो बातें उन्होंने कर छोड़ी हैं, क्या मौलाना आगे चलकर पीटीआई के साथ मिलकर कोई जद्दोजहद करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र होगा इस हवाले से कि पीटीआई की तरफ से भी आज वजाहत एक आई है, वो क्या कह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो आपस का तनाज़ा है वो बढ़ता हुआ अब कहाँ तक पहुँचा, इस पर लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। आज एक पोस्टर बड़ा वायरल हुआ है और इस पोस्टर पे मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की एक साथ तस्वीर मौजूद हैं। तो दोनों के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार कौन है और इस पोस्टर की कहानी क्या है, आपके साथ शेयर करती हूँ। शेर अफजल मरवत साहब के साथ आखिर क्या बना और उनकी अपनी ज़बान में उनका प्रोग्राम आखिर क्यों बढ़ गया, ये थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं मेन स्टोरी पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी वो सिर्फ उसे तकरीर ना आप समझें, वो जो कुछ कह रहे थे उसके पीछे कोई वजह थी, कोई मकसद था। जो ये बात वो कहते हैं गवर्नर राज लगाने की बात ना करो ये वो, तो इसका मतलब है कि कहीं उनके ऊपर दबाव मौजूद है और इसी दबाव के जवाब को वो बेसिकली उस जलसे में दे रहे थे। और ये बात वैसे उनकी बिल्कुल भी आप कह लें कि लाइट लेने वाली नहीं है कि जब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने गवर्नर राज लगाया तो हम ये कब्ज़ा कर लेंगे या उस तरह। एक तो हद तक की बात ठीक है कि कुछ बातें जो हैं वो महज यूँ आप कह लें कि जलसे में जज्बाती अंदाज में जोशीले खिताब में की जाती हैं, उसका लिटरली मतलब ये नहीं होता कि कोई चढ़ाई, वैसे वो कहते हैं इस्लामाबाद में कर दूंगा या इमरान खान को लेके जाएंगे तो वाकई वो कोई मुसल्ला लश्कर लेके आएंगे जो कि जेल का दरवाज़ा खोल देगा और इमरान खान को लेकर चले गए। लिटरली उन बातों का वो मीनिंग नहीं होता, लेकिन उसका मीनिंग बनता क्या है वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। जब वो ये बात करते हैं तो वो कहना क्या चाह रहे होते हैं, वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहाँ खड़े हैं, यानी क्लीन स्वीप है ऑलमोस्ट खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इस अंदाज से अगर आप बनी हुई हुकूमत उनकी छीन कर और उसके ऊपर ज़बरदस्ती गवर्नर राज लगाएंगे तो आपके ख्याल से ये अवाम चुप कर जाएंगे। ये फिर जब बार बार हम 1971 की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को बड़ा बुरा लगता है और बड़े पेट में दर्द होता है, लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत बदलती नहीं है। वहाँ पे क्या मसला था, यही मसला था ना कि जो एक अक्सरियती जमात थी आपने उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर आप यही सिचुएशन क्रिएट कर दें और अक्सरियती जमात को आप उसका मैंडेट ना दें, उसकी हुकूमत ख़त्म करेंगे, तो फिर आपके ख्याल से वहाँ पर सारा अमन हो जाएगा। और आप समझते हैं कि वहाँ पर आप फ़ौज कशी करके, लश्कर कशी करके, ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ ये तमाम प्रोटेस्ट वगैरह हर तरह का मुजाहरा वो आप दबा सकेंगे। ये आपकी भूल है। खैबर पख्तूनख्वा का जो एक मिजाज है और जो वहाँ पर लोगों का एक कल्चर है वो सबको मालूम होना चाहिए कि ये पख्तून कल्चर क्या है। ये पख्तून कल्चर जो है ना, ये अफ़गानिस्तान से सबक सीखने वाली सिचुएशन है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो शिकस्त का मज़ा चख कर यहाँ से रुस्वा होकर निकली हैं। ये लोग हार मानने वाले, हथियार डालने वाले नहीं होते। और वैसे भी अपने ही लोगों से लड़ने का आखिर क्या शौक़ है या क्या इसका फ़ायदा है, ये तो आज तक कोई समझ नहीं सका। इसका तो महज नुकसान ही है। तो इस तरह का कोई भी एडवेंचर पूरे सूबे को एक नई सिचुएशन में डाल सकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जब बार बार ये बात करते हैं तो बेसिकली वो इस ख़तरे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं कि इस तरह की प्लीज़ कोई सिचुएशन क्रिएट ना करें कि अल्लाह ना करे मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई सवालात खड़े हो जाए। तो ये वो बेसिकली आपको वार्न कर रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें। आवाम का मूड, आवाम की मर्ज़ी, उसकी मंशा को समझें और उसके आगे सर तस्लीम खम करें। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल बड़ी सख्त तकरीर की। उनकी तरफ से भी देखिए 9 मई वाले दिन जलसा रखा गया और फिर उन्होंने भी ये बात की कि आपका 9 मई 9 मई 9 मई आप करते रहते हैं, आपका बयानिया आवाम ने मुस्तरद कर दिया। और फिर उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी सख्त किस्म की बातें की। तो आगे क्या मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। अगर आप सियासत में किरदार अदा करेंगे आप फ़ौजी नहीं हैं
और अगर आप फ़ौजी नहीं हैं तो आप पे तनकीद भी होगी, आपका एहतसाब भी होगा, आपको बिल्कुल जज भी किया जाएगा। तो फिर आप ये ना करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जो तकरीर थी वो बड़ी सख्त तकरीर थी, लेकिन क्या अब इसके बाद पीटीआई और मौलाना साहब एक जगह पर आ सकते हैं? अभी मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों का इस पर इत्तेफाक हो रहा है कि आगे चलकर लग रहा है कि बजाय दोनों मिलकर कोई एक अलायंस तश्कील देंगे, और अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है तो ये बड़ा तगड़ा अलायंस बन जाएगा और इस हुकूमत का ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान ट्रस्टवर्दी हैं, इसके ऊपर अभी पीटीआई को थोड़ा और देखना पड़ेगा। उसकी वजह ये ना हो ना कि वो अलायंस बनाएं, जद्दोजहद शुरू करें, बीच में मौलाना साहब अपना कोई टांका फिट करके और ख़ुद साइड पे निकल लें। तो इसमें यह भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि मौलाना फजल रहमान साहब का टारगेट क्या है, वो क्या चाह रहे हैं बेसिकली। तो अब इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने इतनी सख्त बातें की हैं, तो मौलाना साहब ने ये बातें अपने तौर पर की हैं या किसी की मर्ज़ी से की हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये अपनी मर्ज़ी से बातें की हैं तो क्या मौलाना के साथ भी वही होगा जो पीटीआई के साथ हुआ? क्योंकि आप पीटीआई को तो ये कह रहे हैं ना कि ये इंतशारी जमात है, पाक फ़ौज को बदनाम कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है, तो वही बात अगर मौलाना कर रहे हैं तो क्या मौलाना के साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा या उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं होगा? और अगर उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसकी वजह क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, और यही सवाल, इसका जवाब ये डिटर्मिन करेगा कि मौलाना अपने तौर पर ये बात कर रहे हैं या किसी की मर्ज़ी से कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, मैं आज फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट देख रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि आगे चलकर लग रहा है कि मौलाना भी इसमें पीटीआई के साथ अलायंस में शामिल हो रहे हैं। तो इस चीज़ का अगर तो जेन्युइनली मौलाना सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हर सियासी जमात को करनी चाहिए, तो फिर तो ये पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर वो जेन्युइनली ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना की एक स्ट्रीट पावर है। मौलाना के जो लोग हैं वो कमिटेड वर्कर्स हैं, धरने देने, लंबा बैठने, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड लोग हैं, तो उससे ज़ाहिर है पीटीआई को फ़ायदा होगा। तो ये दोनों जमातें अगर मिलती हैं, इनके साथ बाकी छोटी जमातें मिलती हैं, तो ये अल्टीमेटली एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा जो कि इस हुकूमत के लिए मुश्किल कर देगा हुकूमत चलाना। तो अब ये होता है या नहीं, इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इलाकाई सियासत है वो भी इन्वॉल्व है। अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है, हमेशा मौलाना के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और उसमें अब एक आमने सामने आने वाली सिचुएशन को आप अगर दोस्ती में बदल देंगे तो वोटर सपोर्टर कहाँ खड़ा होगा। तो उनके लिए ये इतना आसान नहीं है डाइजेस्ट करना कि मौलाना के साथ दोस्ती हो गई है। तो इसलिए ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल वही बात है, अगर ये बड़े पर्सपेक्टिव में क़यादत की तरफ से, खान साहब की तरफ से ऐसा कोई होता है, जी मौलाना साहब की पता चलिए डाला जेल में कोई खान साहब से मुलाकात हो जाए और उसके बाद मौलाना बाहर आकर और साथ बैरिस्टर गौहर जो आकर मिलकर ये बताएं कि जी इमरान खान साहब ने अप्रूवल दे दी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऐसा क्या होगा ये अभी कुछ दिन में आपको वाज़े पता चल जाएगा, क्योंकि मैं फिर बात कर रही हूँ कि ये देखना पड़ेगा कि मौलाना ये सब बातें क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसका जवाब पहले पीटीआई को ढूंढना चाहिए, उसके बाद मौलाना के साथ मामलात को आगे चलाना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा जनाब, ये भी देखने की चीज़ है कि जब हम बात करें अलायंस की, तो ये क्या NA 148 में PMLN और पीटीआई का भी कोई अलायंस हो गया? कहानी ये है कि जी ये है सीट जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने छोड़ी है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चूँकि सेनेटर बन गए और फिर बाद में चेयरमैन सेनेट भी बन गए, तो उनकी जो ये सीट छोड़ी थी NA 148 से, इसके ऊपर बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो है ज़िमनी इलेक्शन लड़े। बाय द वे, जनरल इलेक्शन में भी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग ये सीट जीत चुके थे। चंद वोटों के फ़र्क से ये जो नशिस्त थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिली, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब अब दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन के लिए इस सीट के ऊपर सामने हैं। दूसरी तरफ भी मेरा ख्याल है गिलानी साहब के साहबजादे वो लड़ रहे हैं। अब हुआ ये कि एक पोस्टर जो है वो अली मूसा गिलानी की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें ये देखा जा सकता है कि बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उनके साथ इमरान खान की एक तरफ तस्वीर है तो दूसरी तरफ पीछे मियां नवाज शरीफ की भी तस्वीर लगी हुई है, और तासुर वो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि NA 148 में पीटीआई और PMLN के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं।
इसके ऊपर पीटीआई की क़यादत की तरफ से तो फ़ौरन आना शुरू हो गए रिबटल के जी ये एक किसी ने शरारत से ऐसा पोस्टर बना के लगवाया है और ऐसी कोई बात है नहीं। पीटीआई का कोई पीएमएलएन के साथ ना तो अलायंस है और ना ही ये पोस्टर उनकी तरफ से बनवाया गया, बल्कि उनका कहना है कि ये बैरिस्टर तैमूर मलिक ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से और फिर और दीगर जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से भी इसकी तरदीद भी की गई और कहा गया कि ये सिर्फ शरारत है और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये बल्कि लग रहा है ऐसा कि पीएमएलएन ने भी अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए जानबूझ के तस्वीर लगाई है। वैसे तो ये जीत नहीं सकते इमरान खान की तस्वीर के बगैर, लेकिन इसमें एक ख़बर जो मुख्तलिफ मुल्तान के रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि जो सिकंदर बोसन साहब है पीएमएलएन के लीडर, उन्होंने इस हलके में अली मूसा गिलानी साहब के अगेंस्ट तैमूर मलिक साहब को जो है वो सपोर्ट किया। जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके अगेंस्ट पीटीआई को उन्होंने सपोर्ट किया, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब को। तो ये या तो उनकी तरफ से ऐसा कोई बना लिया गया है पोस्टर जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से अपने कायद की तस्वीर भी उस पर लगवा दी है। भाई अगर आपकी कोई हक में दस्तबरदार हो रहा है या बैठ रहा है तो ये तो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वो पीएमएलएन की तस्वीर जो है वो अपने पोस्टर पे ही पीटीआई लगा लेगी। तो ये बहरहाल एक अलग फैक्ट है कि सिकंदर बोसन साहब जो पीएमएलएन के हैं वो यहाँ से अपनी टिकट लेना चाह रहे थे, लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन। और इससे पहले भी जो पीएमएलएन के लीडर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगेंस्ट, तो अच्छे खासे कोई उनके मेरे ख्याल 50,000 के करीब वोट भी थे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अब इस दफ़ा पीएमएलएन ने यहाँ पर अपना नहीं उम्मीदवार खड़ा किया तो उस उम्मीदवार ने पीटीआई को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। तो ये अब उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बहरहाल पोस्टर के ऊपर काफ़ी शोर मचा हुआ था, लेकिन पीटीआई की मुख्तलिफ ऑफिशियल अकाउंट से इसकी तरदीद कर दी गई है। ये हो गया। अब ज़रा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि पीटीआई ने एक वज़ाती बयान भी जारी किया है और वो उसने जो पीटीआई की ऊपर तनकीद मुसलसल हो रही थी DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से, फिर पीटीआई ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब उन्होंने एक वज़ाती बयान जारी किया है और उनका ये कहना है उसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कार्रवाई का मुतालबा किया है कि जिसने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की या इसमें इन्वॉल्व रहा उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो एक गैर जिम्मेदाराना तासुर उभरा प्रोफेशनल जो एक किरदार होना चाहिए फ़ौज का, उसके ख़िलाफ़ ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती है। तो किसने इस तरह से इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने DGISPR समेत जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। दूसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है, कुछ बातें उन्होंने रिपीट की हैं सारी के जी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये साजिशी टोला करार दिया, इंतशारी टोला, ये वो, तो इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने बेसिकली आवाम की तहकीर की है वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें लिखने के बाद आखिर में जो बात उन्होंने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आखिर में ये बात की कि मुसलसल जो ये महाज आराई है या मुसलसल जो लड़ाई है, इंतशार है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है और पीटीआई ये समझती है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई को ये आमने सामने वाला जो एक तासुर है ये नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं है। और वो ये कहते हैं कि इसीलिए वो समझते हैं कि फॉर्म 47 के तहत जो कठपुतलियों की हुकूमत इसको ख़त्म करके जो जेन्युइन हुकूमत बनती है, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, उसके हवाले हुकूमत की जाए ताकि ये सारी शोरश ख़त्म हो सके। तो पीटीआई की तरफ से आखिर में फिर से एक सॉफ्ट बात करने की कोशिश की गई है कि इसके ऊपर बातचीत भी हो सकती है और ये इंतशार भी ख़त्म होना चाहिए, हम कोई फ़ौज से लड़ना नहीं चाहते। और ये वैसे इमरान साहब ने भी, खान साहब ने भी जेल से ये पैगाम दिया था कि हम कोई फ़ौज से या फ़ौजियों से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर उनकी तरफ से, उनके लीडर्स की तरफ से, अस्करी क़यादत की तरफ से कोई एक बाकायदा दुश्मनी बना ली गई है पीटीआई से और पीटीआई की लीडरशिप से, तो जाहिर है फिर उसको जवाब तो देना पड़ता है पीटीआई को भी। तो ये सारी जी उनकी तरफ से अब 2 रुकनी जो है वो चीज़ आ गई सामने। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये जवाब तलब कर लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो उनकी तरफ से जजेस को भेजा गया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नाम भेजे गए थे, उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने मना कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने किया क्या कि अपनी मर्ज़ी से सलमान अकरम राजा का जो केस था वो किसी ट्रिब्यूनल में फ़िक्स कर दिया, हालांकि ये उसका इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता कि किसी का भी केस लगा दे या नहीं। तो ये जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं तो उसके बाद ये फैसले होते हैं कि किसका केस किस ट्रिब्यूनल में लगेगा। तो एक तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर भी
हुक्म इम्तना दे दिया, रोक दिया है कि कोई केस भी आपने फ़िक्स नहीं करना। और दूसरा उन्होंने ये भी जवाब तलब कर लिया है कि आपको जो नाम भेजे गए थे उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, वो ट्राइब्यूनल्स में तब्दील क्यों नहीं हुए। तो लाहौर हाई कोर्ट हमें जो है वो इनएक्शन नज़र आ रही है। आगे आखिरी जो स्टोरी है जी हमारी वो इस हवाले से कि मरवत साहब के साथ क्या हुआ है। मरवत साहब जो हैं जी, उन्होंने आपको मालूम है कि जो सारी बातचीत की और उसके बाद खबर ये आ रही थी कि उन्हें अलहदा कर दिया गया। उमर अयूब साहब ने भी उसके ऊपर आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब भी इस मामले पर बड़े नाराज़ हैं। आगे मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि अब शेर अफजल मरवत साहब को पॉलिटिकल कमेटी से, इसके साथ साथ कोर कमेटी से और तमाम जो ओहदों के नामजदगियाँ उन सब से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, फ़ारिग कर दिया गया। उसके साथ साथ उन्हें एक शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आपने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिए हैं। तो काफ़ी हॉट वाटर्स हैं इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब के लिए। अगरचे एक सेगमेंट जो है उनके लिए काफ़ी हमदर्दी भी दिखा रहा है कि जी उस वक्त उन्होंने लीड किया, जो मुश्किल हालात थे, लोगों को बाहर निकाला वगैरह। लेकिन डिसिप्लिन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब बात आती है खान साहब की, तो खान साहब एक स्ट्रिक्ट कप्तान है जिन्होंने डिसिप्लिन को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, चाहे कोई कितना ही टैलेंटेड प्लेयर क्यों ना हो। तो बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए और उसके साथ साथ फिर उस पर बज़िद रहे। हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अंदरूनी तौर पर ये बातें किसी तौर भी आपको ज़ेब नहीं देती हैं। एक डिसिप्लिन होता है पार्टी का, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब जो ख़ास तौर पर सऊदी मामलात के हवाले से उनका बयान था, वो यकीनी तौर पर उनके लिए सबसे ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ। और फिर उसके बाद पे दर पे हर वक्त ओहदों के ऊपर, साजिशों के ऊपर उनकी बयानबाजी मीडिया में, और फिर खान साहब से भी जाके मुसलसल इस तरह की चीज़ें डिस्कस करना, तो इस चीज़ ने अनॉय किया खान साहब को। अब क्या उनकी वापसी होगी या नहीं, देखना पड़ेगा कि वो आगे अब क्या बिहेव करते हैं। बहुत से लोग जो ये कहते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, अगर ऐसी बात है तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि जी एक नई कोई ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये पीटीआई के लिए बड़ी फ़ायदे की बात है। वो इसलिए कि पीटीआई को जो बहुत ये शक रहता है कि कौन सा बंदा इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है या नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये तो अच्छा हो जाएगा कि अगर एक अलग से ग्रुप बन जाता है तो पता चल जाएगा सारे जो इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार हैं खुद ही उस ग्रुप का हिस्सा होंगे। तो ये तो छलनी हो जाएगा। जो बीच में डबल गेम खेल रहे होते हैं लोग, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है ना काम, कि भाई पता नहीं होता कि वो आपके सगे हैं या नहीं है। तो ये तो अच्छा हो जाएगा कि अगर वो खुद ही कोई ग्रुप बना लें और एक साइड पे हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कोई ग्रुप बनेगा। सबको पता है उसका फ़ायदा क्या है। अगर ग्रुप बनेगा तो मतलब वो भी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, वो भी कोई परवेज़ खटक की पार्टी होगी, यही होगा। उसका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि पीटीआई की जब हम बात करते हैं तो वो तो सिर्फ इमरान खान की पार्टी है ना, तो वहाँ पर आप उसके 6 ग्रुप बना लें, उसको शेर अफजल मरवत लीड कर लें। शेर अफजल मरवत आज अपने नाम के ऊपर सिर्फ अपने अकेले के लिए बाहर निकलें, देखें कितने लोग इकट्ठे होते हैं उनके साथ। ये अलग बात है कि उन्होंने जद्दोजहद की, लेकिन जो लोग उनके लिए बाहर आ रहे थे वो उनके लिए नहीं आ रहे थे, वो इमरान खान के लिए आ रहे थे। लोग उनकी जद्दोजहद को सराहते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो जद्दोजहद इमरान खान के लिए थी। अगर वो अपने लिए करें, किसी और के लिए करें, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? बड़े बड़े सूरमा हमने इससे पहले देख लिए हैं, जहांगीर तरीन देख लिए हैं, परवेज़ खटक देख लिए हैं, अलीम खान देख लिए हैं, बहुत से और देख लिए हैं जिनके बारे में हम लोगों का ख्याल था कि जी बड़े कोई वो पहाड़ हैं। शेख रशीद साहब को आप देख लें। तो ये सारे सियासतदान, नामवर सियासतदान, किस तरह इनके बुर्ज उल्टे हैं इंतखाबात में, वो सब आपने देखे हैं। तो असल चीज़ ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, वो ये है कि वो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत है कि लोग बाहर निकलें, वो शेर अफजल मरवत की पर्सनल मोहब्बत में बाहर नहीं निकले। और इस बात को रियलाइज़ करना होगा शेर अफजल मरवत को कि वो कोई एहसान मत जितलाएं अगर वो कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं, या उसका कोई, अगर वो ये समझते हैं कि उसका एडवांटेज लेकर वो बाकी दूसरों पे हावी हो जाएं, तो इस तरह की लालच भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जब आप किसी कॉज के लिए मुखलिस होकर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी कहानी है। कुछ ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि इमरान खान साहब पार्टी की तंजीमें नौ कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, जो सियासी फेसेस हैं, वो दोबारा से आगे आएंगे। और आज इमरान रियाज खान ने तो ये खबर भी दी है कि बाकायदा आरिफ अलवी साहब को चेयरमैन बना दिया जाएगा पीटीआई का। बैरिस्टर गौहर से भी शायद ये ओहदा ले लिया जाए। तो दोबारा से जो सियासी लोग हैं, पुराने फेसेस हैं, वो सामने आएंगे। जबकि जो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज़ था, उसमें जो वकील बहुत आगे हुए और जो पीटीआई का चेहरा बने, उनको थोड़ा सा
पीछे की तरफ खींचा जाएगा। तो अब ये इमरान खान साहब की आगे प्लानिंग है। जो आरिफ अलवी साहब की इस सिलसिले में उनसे मुलाकात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और आने वाले दिनों में आरिफ अलवी साहब आपको मज़ीद इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हुए नज़र भी आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।